अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। एक तरफ तो गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाना चाहता है, उसका मंसूबा बना रहा है, वजीर खजाना ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जिसको ठीक होना है, कुछ कंपनीज छोड़कर गई। लास्ट टाइम उस पर कुछ डिस्कशन हुई कि नई कंपनीज या हमारे अपने अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हमारी अपनी कंपनीज उनके ऑल्टरनेट की तरफ खड़ी हो जाए। ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन 27वीं तरमीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम ज़रा आज सियासी पहलू से हटकर इकॉनमी को डिस्कस करेंगे। तो NFC जो अवार्ड है उस पर हुकूमत तकनीकी मुआवनत चाह रही है IMF से। क्या तकनीकी मुआवनत चाह रही है, इस पर भी बात करेंगे। जो बढ़ता हुआ कर्जा है, क्या वो NFC पर असरअंदाज हो रहा है? 100 अरब रुपए सिंध को कम, 200 अरब रुपए पंजाब को कम, 64 अरब रुपए KP को कम, ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है कि जो सूबों का हिस्सा है उसको थोड़ा महदूद किया जा रहा है, कर्ज जो बढ़ रहा है उसको लेकर? अगर ऐसा है तो क्या इसके असरात होंगे? फिर मईशत मुस्तहकम करने के लिए इस्लाहात क्या हैं? कौन सी इस्लाहात ऐसी हैं जिस पर काम ही नहीं हो पा रहा और खाली इस्लाहात का नारा लगाया जा रहा है, जिस पर बेहतरी आनी चाहिए? फिर एक रिपोर्ट है जी जो कि गवर्नेंस और बदउनवानी को लेकर है। IMF उस रिपोर्ट को फौरी तौर पर शाया करने पर बज़िद है। 1.5 अरब यानी 1.2 अरब डॉलर की किस्त से पहले ये जो मामला है इसको निपटना है। क्या है उसके अंदर? करप्शन को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, बदउनवानी को लेकर क्या मामलात हैं और गवर्नेंस एक्शन प्लान क्या है, उसकी तैयारी हो रही है। तिजारत, सरमायाकारी, इस पर जरा बात करेंगे। एक्सपोर्ट नंबर्स पे हम बात कर रहे हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर बात करूं तो टेक्सटाइल के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मंथ ऑन मंथ यानी माहाना बुनियादों पर नंबर बेहतर हुए हैं अक्टूबर को लेकर। दूसरी तरफ हमने बड़ी मुश्किल से अपना जो सर्कुलर डेट है उसको कंट्रोल किया था, लेकिन जो माली साल की पहली सेमाही है उसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 79 बिलियन रुपीस बढ़ा है। यानी कम नहीं हुआ, बढ़ा है। आप लोन लेकर जो कम कर रहे हैं वो फिर से बढ़ रहा है। क्या सोचा जा रहा है हमारे ऐवानों में इन सारी चीज़ों को लेकर? और फिर महंगाई को कैसे, सबसे बड़ा मसला महंगाई बन रही है, इसको कैसे कंट्रोल करना है? टैक्स निज़ाम की बेहतरी कैसे करनी है? अभी तक सिर्फ यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी जिन लोगों कराची से पेशावर तक बड़ी पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखी जा रही है। क्या ये तरीका है कि लोग डरें, लोग घबराएं, या फिर लोगों को टैक्स फ्रेंडली बनाया जाए? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मरहला होगा हम सबके लिए। एक्सपोर्ट नंबर की बेहतरी कैसे होगी? NFC वाले मामले को लेकर किस हद तक छेड़छाड़ होगी और क्या सारे इस पर एक्सेप्टेंस देंगे अपनी कि सूबाई हिस्से को महदूद करें, चूंकि कर्ज बढ़ रहा है और कर्ज एक बोझ की सूरत में बढ़ता जा रहा है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब सीनियर पॉलिटिशियन भी है, माहिर मैशत भी है, खुद इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर उस्मान चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर मैशत है। साथ ही साथ एहसन मेहनती साहब माहिर मैशत भी है और डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप भी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मिर्जा साहब, ये जो रिपोर्ट है खासतौर पे गवर्नेंस को और करप्शन को लेकर जिस पर IMF बड़ा जोर दे रहा है, चाहूंगा पहले इस पे थोड़ी सी बात कर लें। सर क्या है इस रिपोर्ट पे और क्यों शाया करने में थोड़े हिचकिचा रही है गवर्नमेंट? देखिए, IMF का प्रोग्राम जो हमारा है उसका सेकंड रिव्यू तो कामयाब हो गया है, मीटिंग हो गई थी। और ये 37 मंथ EFF की जो प्रोग्राम है उसमें रिकमेंड उन्होंने करा है कि $1 बिलियन की EFF के तहत और $200,000 जो है वो RSF जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस के लिए फाइनेंसिंग है, टोटल 1.2 बिलियन की। इंशाल्लाह दिसंबर में बोर्ड की मीटिंग होगी तो वो इसको अप्रूव कर देगा क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में मुआहदा तय हो चुका है। और उन्होंने जो रिपोर्ट अपनी कही है उसमें पहली चीज तो ये है कि अप्रिशिएट करा है कि पाकिस्तान फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ गया है और पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आई है। लेकिन साथ साथ इस रिपोर्ट में उन्होंने अपनी कंसर्न्स भी बतलाए हैं। कंसर्न्स में उन्होंने ये रखा है कि जी आप इन्फ्लेशन जो है 5 से 7 के दरमियान 5 to 7% से ज्यादा ना जाए। उन्होंने ये इस बात पे खुशी का और इत्मीनान का इजहार किया कि प्राइमरी सरप्लस 1.6% ऑफ GDP पाकिस्तान ने अचीव कर लिया है और करंट अकाउंट सरप्लस 14 साल में पहली बार प्लस सरप्लस हमको करंट अकाउंट जो है वो हमको मिला है। लेकिन उनकी जो मेन कंसर्न है चुभने वाली हद तक वो उनकी गवर्नेंस पर है कि आपने जो गवर्नर्स हैं
उसमें बेहतरी नहीं आई है, करप्शन है, लैप्सेस हैं, मैनेजमेंट इश्यूज हैं। और फिर उन्होंने नाम लेके जिन चीजों को कहा, उन्होंने कहा दी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज जो हैं आपके, वो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अभी तक न प्राइवेटाइज हो सके, ना वो रिस्ट्रक्चर हो सके। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन कही जा रही थी, 3 कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी तक किसी ऐसे स्टेज पे नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं कि अब और तब हो जाएगा। सर्कुलर डेट पे सबसे ज्यादा तशवीश की गई है। सर्कुलर डेट में हमने अपने जाने में 1.2 ट्रिलियन यानी 1200 अरब 18 बैंकों से लोन लेके 9% मार्कअप पे ऑफ तो करा है, लेकिन हमने सार्फिन के ऊपर 3.23% फी यूनिट, ₹3.23 फी यूनिट जो है एक पे लगा दिया है 6 साल तक के लिए, वो सारिफ से वसूल किया जाएगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप 1 अरब रुपया कमाएं तो 60 करोड़ रुपया आप टैक्स में दे दें गवर्नमेंट को, ताकि वो गवर्नमेंट 40 करोड़ रुपया कोई कमा के कंपनी खुश रह सकती है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से फौरन आते हैं, इस पर जरा डिटेल और बात करते हैं। तो बड़ा कंसर्निंग पॉइंट, आप खुश आमदीद कहेंगे। एहसन मेहनती साहब, अभी आपने मिर्जा साहब की बात सुनी, बड़ी डिटेल उन्होंने बात की बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, टैक्सेशन हमारी आसान नहीं थी, अब तो टैक्सेशन इतनी ज्यादा हो गई है और इसका किसी को पता ही नहीं है। पहले तो टैक्सेशन थी नहीं, कहा गया कि नया कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन अब चीजें सामने आ रही हैं, सैलरीड क्लास भी बेचारी फंसती जा रही है और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी परेशान है। वो जो 12 कंपनियां छोड़ के गई उनके बारे में भी वो बता रहे हैं कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम टैक्सेशन था। आप गाड़ी मंगवा रहे हैं तो उस पर जो ड्यूटीज लगेंगे उसमें फ्लड लेवी वगैरह भी लगाएंगे। जी, अनफॉर्चुनेटली टैक्सेशन बहुत ज्यादा है और अलमिया ये है कि कंपनीज इस हाई टैक्सेशन के एनवायरनमेंट में होते हुए ऑपरेट कर रही हैं। जाहिर है इसमें काफी ऐसी कंपनीज हैं जो कि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन के अंदर हैं और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हैं और वो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स भी दिखा रही हैं। आई थिंक कि ये हमें कंसेंसस में होना चाहिए कि टैक्स के बावजूद जो है कंपनीज ऑपरेट क्यों कर रहे हैं। और आई थिंक कि इसका एक ये भी है कि कुछ ट्रेडिशनल ये कंपनीज हैं, कुछ काफी ज्यादा इनको साल हो गए हैं, किसी को 30 साल 40 साल। फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक है, अगर उस पर आप 60% टैक्स लगाते हैं तो दैट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो वो ऑपरेट करेगा, बहरहाल उसको फिक्स बिजनेस भी मिल रहा है। आई थिंक कि उसके ज्यादातर ये जो कंपनीज हैं ओन्ड बाय गवर्नमेंट है या फिर ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं जो कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली काफी ज्यादा प्रॉफिट बना चुके हैं। तो अब वो जब टैक्सेशन 20% था तो वो प्रॉफिट बन गया और फिर जाहिर है वो इक्विटी जो है ग्रो कर रही है। तो आई थिंक कि इस तरह का जो टैक्सेशन है वो नए बिजनेस को नहीं अट्रैक्ट कर रहा। इसमें कुछ बहुत सारे मल्टीनेशनल हैं जिनको डिविडेंड के रेमिटेंस के इशू थे, तो जाहिर है वो अपना क्लोज डाउन कर गए या फिर वो सेल ऑफ कर गए हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं या ट्रेडिशनल जो पुराने इन्वेस्टर हैं वही बिजनेसेस को ग्रो करना चाहते हैं। नए इन्वेस्टर जाहिर है वो अवॉइड करते हैं या वो दूसरे मुल्क जो नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका या उस तरफ रुख कर रहे हैं। तो टू अनफॉर्चुनेट, आई थिंक कि इसको रिफॉर्म होना चाहिए और आई थिंक कि इसके अंदर एक रोल IMF का भी है कि हम जहाँ पे टैक्सेशन को कम करेंगे वहां पर IMF के अप्रूवल की हमें जरूरत पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली IMF ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो गिवन आर एक्सटर्नल डेट का जो हमारा $140 बिलियन है, आई थिंक कि वहां पर लीनियंसी जो है वो हम नहीं ले पाएंगे। एग्रीकल्चर टैक्स रिसेंटली 45% पर जा चुका था, उसमें कुछ डिलेज, कुछ हद तक जो है गवर्नमेंट हेल्प कर रही है कुछ सेक्टर्स को कि वो रिवाइव करें और आई थिंक कि प्रॉस्पर करें, क्योंकि एक्सेसिव फ्लडिंग हो गई थी, एग्रीकल्चर में काफी लॉसेज आ गए थे फार्मर्स को, तो वहां पर हमने किसी तरह से डिले किया। बट क्योंकि हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं तो किसी भी तरीके की मराद जो है जो हम इवन इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लडेड एरियाज को देना चाह रहे थे वहां पर भी हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। तो टू अनफॉर्चुनेट हम जाहिर एक डेट सिचुएशन के अंदर है। इस सारे मामलात में जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि हमारा इकोनॉमिक डेटा जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के नंबर पॉजिटिव हैं, ऑयल सेल्स के नंबर पॉजिटिव है, सीमेंट डिस्पैचेस पॉजिटिव हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और फिर रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो मोरलेस जो है हम देखा जाए तो रेमिटेंसेस के हायर साइड पर है, तो हम जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस भी कुछ माह में दिखा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर होते हुए जहां पर रिकॉर्ड टैक्सेस हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पर,
वहां पर हमारा इकोनॉमिक डेटा जो है वो इस इकोनॉमिक टीम के साथ मुस्बत आया है। इस पर जो है ये खुशाइन बात है। आलमी रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तान का मौशी आउटलुक तो मुस्तहकम करार दे रही है, लेकिन ये जो एक सिचुएशन सामने है टैक्सेशन की, बड़ी कंपनीज, छोटी बिजनेस कंपनीज या हम छोटे जो यूनिट्स हैं उसकी बात करें, उस्मान साहब, यहाँ एक बोझ बन रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हम बेहतर करें। चीज़ों को एक साथ बेहतरी के लिए अब हर तरफ की पॉलिसी अपनानी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक को ठीक करते हैं तो दूसरे खाने से प्रॉब्लम निकल आती है। यहाँ पर टैक्सेशन को ले लें तो यही इतना बड़ा मसला है कि इसी पर हम एक प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाता है, यानी इतने मसाइल हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरसलान साहब, मुझे मद्दू करने का शुक्रिया। आपने दुरुस्त फरमाया और दोनों गेस्ट ने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये महसूलाती निज़ाम हमारा ख़राब है और ये एक बोझ बन चुका है। अगर आपकी बड़ी बड़ी बैनुल-अक़वामी जो हैं कंपनीज भाग रही हैं और सब कुछ छोड़ के जा रही हैं और उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि महसूलात बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक निशानी है, क्योंकि ये बहुत एक कलीदी किरदार अदा करती हैं ये कंपनीज, किया करती थी, अब तो जा चुकी हैं। और साथ साथ में सैलरी क्लास, ये तो जो मुतवसत तबका है, इस पे भी बहुत ज़्यादा बोझ है। नतीजा ये आखिर होता है कि कोई तवाज़ुन नहीं है इस निज़ाम में। कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे महसूलात नाफिज करने की ज़्यादा ज़रूरत है, कई दूसरी जगहों पे कम करने की ज़रूरत है। जब हम ये तवाज़ुन लाएंगे तो फिर हालात थोड़े बेहतर होंगे। उसके बाद बहस होती है कि ये कफ़ायत शारी का निज़ाम जो IMF ने आयद किया है, क्या ये तरक्की के लिए मुनासिब है या सिर्फ एक बहरान को काबू में रखने के लिए। अब वो बहरान खत्म हो चुका है। 2022 में ये बहरान आया था बैनुल-अक़वामी सतह पे, आपने देखा श्रीलंका की क्या हालत हुई थी। तो जब ये हालात हुए थे तो हमने एक कफ़ायत शारी का एक मुसम्मम इरादे से हम उस पर गामजन हुए थे। अब जो है उसका वक्त खत्म हो रहा है, इख्तिताम पजीर हो रहा है और हमें तरक्की एंड ग्रोथ, इजाफी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उसमें फिर इन सारी कंपनीज को वापस लाना पड़ेगा, उसके अलावा नई कंपनीज को लाना पड़ेगा और वो इस महसूलाती शरह के ऊपर नहीं किया जा सकता। तो अच्छा, एक चीज बताएं उस्मान साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अगर कंपनीज गई हैं तो क्या हमारे पास ये बैकअप मौजूद था कि हमारी कंपनीज के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती? वो भी नहीं हो पा रही। तो फायदा क्या हो रहा है इस टैक्सेशन के निजाम का कि हम खुद भी खड़ी नहीं कर पा रहे, अपनी कंपनीज भी उसके मुकाबले में, हालांकि तो अपॉर्चुनिटी थी, इसको अपॉर्चुनिटी भी ले लेते। बिल्कुल ठीक है, अगर हमारे पास कुछ उसके मुतबादल में होता तो फिर वो अलग बात होती और उनको ज्यादा गुंजाइश मिल जाती, वो ये सस्ते दाम में चीजें खरीद लेते जो कि भागती हुई बैनुल-अक़वामी कंपनीज छोड़ के जा रही थी। ऐसा हुआ नहीं है, हमारे पास वो उस तरह की गुंजाइश ही नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ी कुव्वत आके सरमाया करे भी तो वो हम उसको जज्ब नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हमारी इस तरह से नहीं है। तो लोग हमारे मदद के लिए आए भी और यहाँ पे सरमाया करें भी तो हम उसको जज नहीं कर सकते, उससे सिर्फ अफरात ज़र बढ़ती हैं और चीज़ें फिर वो NOCs में फंस जाती हैं। तो हम अब चीज़ें बेहतर करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ सर, अगर मैं आपसे पूछूं मिर्जा साहब, ये चीज़ें टैक्सेशन वाले मामलात सब अपनी जगह, क्या दराग हो रहा है हमारे ऐवानों में इस चीज़ को लेकर कि हमारी अपनी कंपनियां खड़ी नहीं हो रही? 12 कंपनियां पहले चलेंगी, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी कितनी गई होगी, ये भी सोचने की बात। खाली कंपनियां नहीं गई, खाली वो आपका प्रॉफिट नहीं गया, वो टैक्स, वो एम्प्लॉयमेंट का भी मसला है। आप टैक्स जनरेटिव पॉलिसीज बनाएं, टैक्स कलेक्टिव पॉलिसीज ना बनाएं। लेकिन अभी जो बजट की हमने पास किया था उसमें शॉर्टफॉल आ रहा था, तो एक दिन का चूजा जो होता है जिसको चिक कहते हैं, उसके ऊपर 10 रुपए टैक्स लगा दिया FBR ने। वो अभी पैदा हुआ है, चंद घंटे हुए हैं, एक दिन के चूजे के ऊपर टैक्स लग गया। अब ये चीज मजाक भी लगती है, मज़ाक़ खैज भी लगती है, लेकिन अगर ये अप्रोच है कि आप गर्दन मरोड़े और टैक्स और फिर टैक्स, तो आपका इससे टैक्स बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर लिख लें हमारी, इससे टैक्स में कमी होगी, कंपनियां बंद होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोजगारी और गुर्बत एक विशर सर्किल है। तो मैं इस बात का बिल्कुल भी नहीं कायल हूं। आप ये देखें, जो आपने कहा था कि हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर जो है वो 20-21% उसका हिस्सा, टैक्स में उसका हिस्सा 2% है, इंडस्ट्री का हिस्सा भी
20-21% है टैक्स, वो देता है 67%। तो आप इंडस्ट्री को और बर्डन कर दिया ना आपने। और बर्डन के माने सस्टेनेबल नहीं है वो चीज। सस्टेनेबल नहीं होगी तो वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप एडवांस टैक्स भी ले रहे हैं, मिनिमम टर्नओवर भी ले रहे हैं, सुपर टैक्स अगर प्रॉफिट हो रही है 500 मिलियन ज्यादा तो वो भी लगा रहे हैं, और 6-6 महीने का एडवांस टैक्स आप ले लेते हैं टारगेट पूरा करने के लिए, फिर रिफंड रोक के चलते हैं। तो ये गिमिकरी लोगों को आप मुतमईन कर दें शायद, लेकिन ये हॉल पैदा कर रही है और उससे जो है सनत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। एसएमईज जो है वो सुकड़ रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ने के बजाय सुकड़ रही है। आप ये देखें कि आपकी इकोनॉमी होना चाहिए 6% पे। अगर आप अपनी ग्रोथ को सस्टेन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जब भी इकोनॉमी जीडीपी के 4% आती है, इकोनॉमी हीटअप हो जाती है। हीटअप से मुराद इंपोर्ट बढ़ जाती है, फिर इंपोर्ट के लिए एलसी के लिए डॉलर चाहिए होते हैं, फिर बैंक स्टेट बैंक का नाम लेके एलसी खोलना रोक देते हैं, रॉ मटेरियल आना बंद हो जाता है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस है, और फिर उसके बाद आपको सुकड़ना पड़ता है डॉलर न होने की वजह से। तो अपने डीएनए डिफेक्ट को दूर करें, हमें एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ चाहिए और आपने उसको 4% से ऊपर लेके जाना है विदाउट बीइंग हीटिंग अप ऑफ द इकोनॉमी। ये है आपके जो आपने डायग्नोज करके उसकी सही मेडिसिन देनी है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पे आप मार्कअप बढ़ाते जाएं, रिजर्व मनी को सक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट जो मुतासिर हो रही है क्योंकि आपका रॉ मटेरियल कम आ रहा है, इंपोर्ट एलसी नहीं खुल रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, मैं समझता हूं जिसके ऊपर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हमने यहाँ के फेडरेशन से यह तय कराया कि एसएमईज को आप कैश फ्लो बेसिस पे लोन दें और बैंकों को पाबंद किया। आज भी नए प्रूडेंशियल रेगुलेशन है एसएमईज फाइनेंसिंग के, लेकिन कैश फ्लो फाइनेंसिंग पे एसएमईज को कोई कर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो हमने गवर्नर से बात करी कि सर आप जैसे एग्रीकल्चर का कोटा रखते हैं, ऐसे एसएमईज का भी कोटा बैंकों में रखें कि हर बैंक के लिए जरूरी हो छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को कर्जे देने की सहूलत। वो डिक्लेयर करे कि उन्होंने कितने 100 बिलियन कर्जे दिए एसएमईज को, लेकिन इस पर उस तरह से काम नहीं हो जिस तरह से मैं आपको ये बात बतला रहा हूं। ये एक बड़ी वजह थी कि जहां एक्सेस नहीं था एसएमईज का फाइनेंसिंग की तरफ, राइट, ये बात थी। और ये मेरा ख्याल है सर आपने जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी कहते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत 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 ज्यादा थी, 26-27% जो बारे में नहीं आता। ये है जिसकी वजह से एसएमईज हमारा पनप नहीं सकी, एक्सपेंड नहीं कर सकी, उसकी ग्रोथ नहीं हो सकी। बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये हमेशा हर कोई सोचता है कि जी एसएमई सेक्टर की बेहतरी क्यों नहीं हो रही, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नीचे से क्यों नहीं मिल रही, छोटे यूनिट्स उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि वहां पर कैश फ्लो फाइनेंसिंग मौजूद नहीं है, और जो कर्जे मौजूद हैं वो इतने हाई मार्कअप या काइबोर पर हैं कि वहां पर लेना मुश्किल है, उसकी वापसी तकरीबन प्रैक्टिकल नहीं बनती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो नौजवान है ये अपनी सनतें खड़ी नहीं कर पा रहे, कोई बड़ा ब्रांड दोबारा एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, जो कंपनियां छोड़ के गई उनके पैरेलल कोई कंपनी नहीं खड़ी हो पा रही। सर्कुलर डेट का जिक्र किया तो मैं जरा इस पर भी बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे हम जरा बात करेंगे कि माली साल की पहली तिमाही ये बता रही है कि पावर सेक्टर में 79 बिलियन मजीद सर्कुलर डेट बढ़ गया। तो ये जो हम पैसे लेकर सर्कुलर डेट कम कर रहे थे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, कैसे चलेगा। पीआईए ने 2024 में बड़ी बेहतर कारकर्दगी की, 23 अरब 40 करोड़ मुनाफा कमाया। तो क्यों कमा लिया मुनाफा, अगर ये इतना बड़ा सफेद हाथी था तो इससे पहले इसके कर्जों में इसको क्यों दबा दिया गया कि इसकी निष्कारी जरूरी है। फिर वजारतों के पास 825 गाड़ियां हों, फ्यूल की मद में 1 अरब 54 करोड़ जाते हों, तो अखराजात कैसे कम होंगे।
ये चीजें बहुत सोचने की हैं। वो जो रिपोर्ट है जिसको IMF बार बार कह रहा है कि शाया करें, उसमें ये बहुत सारी चीजें होंगी। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। फिर खुश आमदीद कहेंगे। एहसन मेहनती साहब, बड़ी ही जबरदस्त बात जो मैं, आप या हम सारे हजरात बार बार सोचते हैं, बड़ा अच्छा मिर्जा साहब ने इसके पॉइंटर्स बताए दो। एक तो कैश फ्लो फाइनेंसिंग उन्होंने बताया कि SME सेक्टर इसलिए यहां पर पनप ही नहीं पा रहा है, तो क्या आगे भी यही रहेगा और ये कितना बड़ा डैमेजिंग पार्ट रहा होगा? क्या इस पर मजबूत काम नहीं होना चाहिए था? कोई ऐसी पॉलिसी जिससे फौरी तौर पर इसका हल होता? लोग तैयार हैं, बड़े अच्छे जरखेज जहन है पाकिस्तान में, नए आइडियाज के साथ काम कर सकते हैं, इंजीनियर्स काम कर सकते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में, छोटी छोटी चीजों को लेकर। कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स मौजूद हैं, IT सेक्टर मौजूद है हमारे पास, बिजनेस डेवलपमेंट सेक्टर, हर चीज पाकिस्तान में मौजूद है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऐसे हालात को होते हुए भी ऐसे मामलात को जो है वो डील कर रहे हैं। और आई थिंक कि इसके अंदर कुछ पेशरफ्त हो भी रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफी सीरियसली इसको जो है वो टेक ऑन किया है कि हायर टैक्सेशन को जो है किसी तरीके से डील किया जा सके। अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि एक प्लान बन जाए अगले 5 ईयर या 10 ईयर का, जहां पर एटलीस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसको जो है वो एक एक लाइट के अंदर लाते हुए उसके लिए कुछ डिसीजन दिए जाएं कि अगले 10 सालों के अंदर वहां पर टैक्सेशन ऐसा कुछ एनवायरनमेंट वो बने कि ये टैक्सेशन जो इस वक्त 60% पे गया है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 30% की तरफ जाए। तो आई थिंक कि हमें एक 10 ईयर प्लान बनाना चाहिए यहाँ पे कि कॉर्पोरेट सेक्टर को, SMEs को ये हमें कुछ कंफर्ट लेवल देना चाहिए कि उनको कुछ सेक्टर्स के अंदर उनको कुछ मौके मिले जहाँ पर जरूरत है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो जहाँ पर IMF परफेक्ट करता है, और दूसरी तरीके से जो है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर टैक्सेशन जो है कंफर्ट लेवल पर उनके शेयर होल्डर्स के लिए जो है कुछ ऑप्शंस देने चाहिए। और आई थिंक इस पे गौर भी हो रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर टैक्सेशन की जो फिजिबिलिटी है इन सेक्टर्स के लिए वो अपेरेंटली नजर आए, जिसमें टैक्सेशन अब 60% से 30% कुछ इस तरीके से करें कि जिस तरह से डेवलप वर्ल्ड में इवन हम देखते हैं कि UK के अंदर 22% पर टैक्स है या 25% पर है। आई थिंक ग्रेजुअली जो है उनको उस एनवायरमेंट के अंदर जो है वो उस एनवायरमेंट की तरफ लाया जाए और फिर टैक्सेशन जो है वो इवन इंडिविजुअल्स के लिए जो है ऐसा फिजिबल बनाया जाए जहां पर हम देखें कि ब्रेन ड्रेन नहीं हो। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं जो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि टैक्सेशन इंडिविजुअल्स के लिए भी 45% को क्रॉस कर चुका है। तो आई थिंक कि वहां पर भी जो प्लान्स है गवर्नमेंट की वो कुछ 10 ईयर के प्लान्स जो है पेरेंटली जो है वो सामने आने चाहिए कि IMF प्रोग्राम के निकलने के बाद कितना आसानी से जो है इस टैक्सेशन को एक इंडिविजुअल पर जो है वो इजी किया जाए। ऐसे के लिए भी जो है ये ऑप्शंस जो है वो अपेरेंटली अगर सामने आए तो आई थिंक एक कंफर्ट लेवल होगा, और वो कंपनी जो एटलीस्ट पाकिस्तान से एग्जिट कर रही है वो अपेरेंटली जो है पाकिस्तान को छोड़ी नहीं और वो एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स का एक शॉर्ट टर्म एक बर्डन है जो उनको बियर करना है, और ये सुपर टैक्सेशन जो है वो एक शॉर्ट टर्म जो है वो उनके लिए कलेक्शन एवेन्यू हो गवर्नमेंट के लिए। तो फिर जो है लॉन्ग रन के अंदर नए टैक्स पेयर्स को जो है गवर्नमेंट लेकर आए, ऑल्टरनेट दिखाए। प्रोग्राम में अगर हम रहते तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं लाइक एग्रीकल्चर टैक्सेशन, और जो टैक्सिंग द अनटैक्स्ड के जो ऑप्शंस हैं या नॉन फाइलर्स को टैक्स करने के जो ऑप्शंस हैं अगर वो सामने आते हैं तो जाहिर है फिर हम इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को कन्वीनियंट बना सकते हैं, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान को रुक कर रही है फॉर एग्जाम्पल उसको कंफर्टेबली जो है पाकिस्तान के अंदर हम अकोमोडेट कर सकते हैं, ना कि उनको हम लूज कर जाएं कोई कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज के अंदर। क्या कहेंगे डॉक्टर उस्मान साहब? बड़ी सही, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमारे यहाँ SME सेक्टर ही बेहतर नहीं हो पा, हम तो बात करते हैं लेकिन उसकी रीजन बड़ी जबरदस्त दोनों हजरात ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। लेकिन क्या ये मामला बेहतर ना होता कि हमारे बड़े सेक्टर यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाहर से छोटी छोटी चीजें मंगाने की बजाय यहीं रॉ मटेरियल या उसकी बाकी चीजें जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहीं तैयार हो जाती हैं, जरा बेहतर कर लेते, यंगस्टर्स को भी काम करने का मौका मिलता, बिजनेस भी पनपता। बिल्कुल सही कह रहे हैं खोकर साहब, यही बेहतरीन तरीका होता है। जितनी भी आप सप्लाई चेन अपने यहाँ रख सकें उतना ही आपका फायदा है, क्योंकि फिर आप एक तो आपने लेबर मार्केट के एतबार से कहा कि नौकरियां ज्यादा होती हैं, दूसरा आपकी बचत भी ज्यादा होती है क्योंकि दूसरे तो मुनाफा कमाने के लिए आए हुए होते हैं तो आप ज्यादा देते हैं। और कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जहां पे हम खुद ब खुद ही यहाँ पे काम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, और वो बहुत अहम सेक्टर्स बन चुके हैं। ये शमसी तवानाई को देख लें, हर घर की छत के ऊपर लगा हुआ है पैनल, लेकिन हमने ये खुद तो नहीं बनाए। तो इतनी ज्यादा इंपोर्टेशन जो हमने की है, क्या फायदा है इसका?
और वो भी इसलिए क्योंकि वैसे जो एनर्जी के बिजली के बिल हैं वो इतने ज्यादा हैं उसके भी, और वो भी बाहर से आया था। तो अगर आप देखें जितना कुछ भी पाकिस्तान में हो उतना ही अच्छा होगा, लेकिन जैसे कि दोनों हजरात ने फरमाया लोग तो बाहर की तरफ देख रहे हैं अब, तो अंदर की तरफ कौन देखेगा? और ये सारा जो है एक निज़ाम, इसको इसमें वही तवाज़ुन की ज़रूरत है। जैसे जैसे ये निज़ाम बदल रहा है दुनिया का, ये तहफ़्फ़ुज़ पसंदी आ रही है, दूसरे ममालिक भी इसी तरह सोचने लग गए हैं कि हम जितना अपने यहाँ करेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा, चाहे आलमगीरियत के एतबार से, ग्लोबलाइजेशन के एतबार से वो ठीक ना हो, थोड़ी सी मतलब उसमें दिक्कत आती है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट। ये काम की बात है कि आप अपने यहाँ चीजें रखा करें, चीजें बनाया करें, अपने लोगों को नौकरियां फराहम करें, रोजी रोटी कमाने के मौके फराहम करें। यही बेहतरीन तरीका होता है। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का सबसे अहम जो नतीजा आखिर हुआ है वो यही है कि अपनी कौम का थोड़ा सा ख्याल करें लोग। ठीक है। अच्छा, हम जिसके अभी जिक्र कर रहे थे मिर्जा साहब ने किया, मिर्जा साहब एक तरफ तो एसएमई सेक्टर, दूसरी तरफ हमारी बिजली इतनी महंगी, और हमने इसका कर्ज उतारा, कर्ज लेकर हमने ठीक किया जी, सर्कुलर डेट को कम किया, फिर ये 79 बिलियन के करीब बढ़ गया पहली तिमाही में। अब फिर क्या करेंगे? फिर कर्ज लेंगे क्या? जी यही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो रोड मैप दिया था, 1200 बिलियन जो बैंकों से, 18 बैंकों से लोन लेके उन्होंने सर्कुलर डेट पे ऑफ करा है, उसमें चाइनीज आईपीपीस का भी एक बड़ी मिकदार थी। तो कहना यह था इन्होंने कि 6 साल में ये जीरो हो जाएगा और 6 साल में ये रीपेमेंट होगा सारिफ से, लेकिन कम होने के बजाय 79 बिलियन का बढ़ा है। इसके माने टीडी लॉसेस बढ़े हैं, इसके माने आपकी रिकवरी कम हुई है, इनएफिशिएंसी आपकी बढ़ी है, कैपेसिटी चार्जेस आपको ज्यादा देने पड़े। तो ये सब चीजें तो आपके रोड मैप पे नहीं थी। तो ये तमाम चीजें ही देख के मैं कह रहा हूं कि आप को एनर्जी सेक्टर में और टैक्सेशन सेक्टर में मैसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। अच्छा, एक चीज इसमें ऐड कीजिएगा मिर्जा साहब, चूंकि आप असेंबली में बैठते हैं, ये 3600 अरब रुपए की जो बचत बता रहे हैं आईपीपीज मुआहिदों की मनसूखी और नजरसानी से, ये कहां एडजस्ट होगी इसमें सर्कुलर डेट में? अभी तक वो फिगर हमें कोई एग्जैक्ट नहीं दे पाए, हमने पूछा था। और पब्लिक डेट मैनेजमेंट 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसमें भी ये सर्कुलर डेट पे बहुत डिटेल में बात हुई है। इन्होंने जो नेगोशिएशन करे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने कहे कि वो हमने स्क्रैप कर दिए क्योंकि वो ऑब्सलीट थे, इनएफिशिएंट थे। फिर इन्होंने कहा कि टेक एंड पे पे हम शिफ्ट हुए हैं, कैपेसिटी चार्जेस के मद में जो पहले देते थे अब उससे निकल गए। कैपेसिटी चार्जेस के मद में लोकल पाकिस्तानी जो प्रोजेक्ट है उनको हम मूव कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया, मुंतकिल कर दिया है टैक्स एंड पे के ऊपर। 10-12 प्रोजेक्ट वो भी थे। फिर इन्होंने कोयले को लोकल कोयले पे मुंतकिल होने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया है, जो बाहर से इंपोर्ट होता था और महंगा पड़ता था कोयला। ये सब मेजर्स हुए और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे कि जो रुकवाए गए। अच्छा, यही चीज अगर मैं आपसे एहसन मेहनती साहब, ये जो हम 79 बिलियन का दोबारा इसमें पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट देखें, कैसे बेहतर होगा, कैसे चीजों को हम आगे चलाएंगे? मतलब एक तरफ हम ठीक करते हैं कर्ज लेके, वो फिर बढ़ जाते हैं, और दूसरी एक बड़ी अजीब खबर थी इसी से रिलेटेड कि 40 लाख स्मार्ट मीटर्स की तनसीब कर दी गई जो नेपरा को पता ही नहीं है, एएमआई नेपरा को पता ही नहीं है। फिर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। मतलब किस तरह से ये डिस्कोर्स काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारा सेंट्रल सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं हो रहा तो इसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर देते जैसे पीआईए की बात कर रहे हैं? देखें जी, बिल्कुल इट्स टू अनफॉर्चुनेट कि सर्कुलर डेट जो है वो पावर सेक्टर का और बढ़ता जा रहा है। और ये आईएमएफ की जो है नई कंडीशन अगर आप उसको फॉलो करें तो वन ऑफ द मेजर कंडीशन फॉर रिलीज ऑफ नेक्स्ट ट्रांच इन दिसंबर वो ये है कि सर्कुलर डेट जो है ना बढ़े। यानी कि प्रेजेंट लेवल जो वो प्रोसेसिंग है जो गैस सेक्टर का तकरीबन 1.4 ट्रिलियन है, तो प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि ये फिगर जो है ये खराब ना हो और ये फिगर मजीद ना बढ़े। तो चूंकि आईएमएफ की कंडीशन आई थिंक कि इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है कोई स्टांस अपना रखती होगी कि ये सर्कुलर डेट ना बढ़े। और उसका जो मेजर जो तरीका है वो हमने यही देखा कि नेपरा ने जो है
रेट जो है वो बढ़ाने हैं वक्त के साथ। आई थिंक कि उसी तरीके से सर्कुलर डेट या फिर जो हम देखते हैं कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको किसी तरीके से जो है वो कंट्रोल में करें या कलेक्शन को अपने बढ़ाएं। आई थिंक कि अगर कोई प्लान गवर्नमेंट के पास नहीं है तो आईएमएफ जाहिर है अपने प्रोग्राम को मोरलेस जो है वो कर्टेल कर सकता है और वो इसी तरीके से और कंडीशन डाल सकता है। तो आई थिंक ये तो हमारा इसमें सर्वाइवल ही नहीं है कि सर्कुलर डेट को हम क्लोज ही नहीं करते, यानी कि बढ़ना जो है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये आई थिंक ये लास्ट क्वार्टर ही नजर आ रहा है कि 79 बिलियन का हमें नंबर नजर आ रहा है। अगले क्वार्टर के अंदर ये फिगर अगर हमें नजर आ गया तो सर्टनली आईएमएफ नेक्स्ट रिलीज करेगा नहीं अपनी ब्रांच को और आईएमएफ प्रोग्राम से हम खारिज हो जाएंगे। तो आई थिंक कि ये इसके लिए प्रोग्राम कुछ अपेरेंटली नजर आता है कि इस पे गवर्नमेंट डेलिब्रेट करे और इसको जो है फास्ट ट्रैक के अंदर जो है इस इन पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए। ये बताएं ऐसे मेहदी साहब, इसको प्राइवेटाइज करना बेहतर अमल नहीं है? हमने बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज, इसमें कंपटीशन पैदा कर दें, 3-4 कंपनीज के दरमियान बिजली भी शायद सस्ती हो जाए, आपके ऊपर से भी बोझ उतर जाए। क्यों गवर्नमेंट ने अपने ओन पर ये चीजें रखी हुई हैं? देखिए, टू अनफॉर्चुनेट कि हमने जो एंटिटीज पावर सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइज की उनके साथ हमने जाहिर है फिर उसके बाद हमने रीनेगोशिएट भी किए टर्म्स, और आई थिंक कि हम काफी ज्यादा एक डिलेमा के अंदर हैं कि नए जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो आएंगे लोग उसके लिए बिड करेंगे। आई थिंक कि उनके पास कोई अच्छे एग्जांपल्स नहीं है, बिकॉज हम टैरिफ्स भी रिवाइज कर देते हैं डाउन, और फिर हम जो है वो बहुत सारे हमारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉफिट रेमिटेंसेस के भी इश्यूज होते हैं। तो आई थिंक कि हमें काफी ज्यादा जो है वो एक विशेष सर्कल में आ गए कि नया इन्वेस्टर जो है वो जब हिस्टोरिकल हमारी एक्टिविटीज देखेगा कि जिसमें पावर एग्रीमेंट जो है वो काफी हायर साइड पर एग्री भी कर ली, तो फिर उसके बाद हमने उसको रीनेगोशिएट भी किया और फिर उसके बाद हम रेमिटेंस के अंदर भी जो है उनके लिए इश्यूज खड़े करते हैं। तो आई थिंक कि कोई लोकल इन्वेस्टर ही होगा जिसको हम किसी तरीके से कंफर्ट दे सके। फॉरेन इन्वेस्टर बहरहाल जो है वो प्राइवेटाइजेशन को आई थिंक कि उसकी जो हिस्ट्री देखते हुए काफी ज्यादा उसके लिए क्वेश्चन मार्क होंगे। और आई थिंक कि हमने यही चीज देखी कि रीजन भी जो कि इलेक्ट्रिक का इशू है उसके अंदर कतरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सारे ब्लॉक से निकल रही है, पावर से भी निकल रही है, और जाहिर है उसमें हमने देखा कि कुछ $2 बिलियन के क्लेम्स भी के इलेक्ट्रिक के केस के अंदर आए। तो आई थिंक कि हमारा कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, और आई थिंक कि इस रिकॉर्ड को हमें अच्छा करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है आगे बढ़ के जो है वो कुछ ऐसी कंफर्ट देना चाहिए जहां पर इन्वेस्टर जो है वो आए और इस एनवायरनमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। तो आई थिंक कि नीड ऑफ द टाइम यही है, गवर्नमेंट खुद भी समझती है और आई थिंक कि बहुत सारी मीटिंग भी कर रही है। तो जितनी अच्छी फाइनेंस टीम ये नजर आ रही है, जो दूसरे एस्पेक्ट इसने अच्छे किए, उससे अपेरेंटली नजर आ रहा है कि मोरलेस सर्कुलर डेट क्राइसिस को रिजॉल्व करने के उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। और इससे पहले हमने देखा कि बैंकों के साथ नेगोशिएट करके तकरीबन ये डेट जो है 1.5 ट्रिलियन का रिजॉल्व भी हुआ। तो आई थिंक कि वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई और सोल्यूशन सामने आए। ठीक हो गया, एक ब्रेक के बाद बिल्कुल हमारे पास शॉर्ट सा टाइम होगा, लास्ट सेगमेंट होगा, हम जरा महंगाई पे बात करेंगे। आम आदमी का मसला है 6.24% महंगाई की शरह बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? पहले तो कहा गया था महंगाई कम हो रही है, महंगाई रुक गई है, फिर से महंगाई बढ़ रही है। मैं टमाटर की बात कर लूँ 127%, चीनी 345%, मक्खन, गंदम, आटा शामिल है इन सारी चीज़ों में, प्याज, मुर्गी, चने, सबकी ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ाना घरों में इस्तेमाल होती हैं और हमारे यहाँ वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं पाकिस्तान में। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत हैं। लाइव स्टॉक भी पाकिस्तान में मौजूद है कि मक्खन बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, आलू है, गंदम है, हर चीज़ की फसल है। फिर क्यों हम इस महंगाई का बार बार सामना करें? आम आदमी की तनख्वाह वहीं की वहीं है, उसकी अर्निंग वहीं की वहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स कैसे बढ़ेगा आपका? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, फिर खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग भी करेगा अब एफबीआर। जो पुरतायूस जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी सबकी मॉनिटरिंग होगी, कौन कितना टैक्स दे रहा है, ये चीज़ें भी एक साथ हैं। और फिर महंगाई, खुराक, तवानाई, ये चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, दस्तरस से बाहर हो रही हैं। कैसे गुजारा होगा लोगों का? क्या कोई सोच रहा है? एक तरफ घर के किराए 70% के करीब शायद आबादी पाकिस्तान की किराए के घरों पे रहती है, इससे भी ज़्यादा, ये तो मैं महदूद अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ। और किराए के घरों में रहने का मसला, हर साल किराया बढ़ता है, क्या आपकी इनकम बढ़ती है? नहीं बढ़ती। कोई इस तरफ सोच रहा है, इस तरफ कोई कानून साजी की जा रही है कि किरायों पर ज़रा कदगन लगाई जाए, किस एरिया में क्या किराया, कौन कैसे देगा। हर जगह जिसका जो दिल करता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक रेट फिक्स कर लेता है, दुकानदार हो या मालिक मकान हो। लेकिन 6.24% महंगाई का दोबारा बढ़ना बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। एहसन मेहदी साहब, ये महंगाई तो रुक नहीं गई थी बढ़ना, फिर कैसे एकदम से हम देख रहे हैं कि ग़िज़ाई जो अजनास हैं वो फिर आसमान को छू रही हैं?
देखिए, यू आर राइट कि महंगाई जो है वो हम देख रहे हैं कि वो बढ़ेगी, और आई थिंक इसमें एक रीजन ये भी था कि हमें फ्लड लॉसेस रिसेंटली उसका सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से तकरीबन 1 से 2 बिलियन डॉलर की हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके अंदर जो है, और फिर इसके अलावा जो रिहायशी जो लॉसेस हुए इन फ्लड्स को लेकर, स्पेशली इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, आई थिंक उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट ये वन ऑफ हमें जो है वो आई होप कि ये हमें इम्पैक्ट आया, जो कि होपफुली नेक्स्ट ईयर हमें नहीं आएगा। इन्फ्लेशन लेवल चूंकि हायर बेस इफेक्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है, तो इन्फ्लेशन अब 6.2% पर आ गई है। आई थिंक कि महंगाई जो है वो खत्म करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें जो है वो कुछ फिस्कल लेवल पे कुछ ऐसी इकदाम करने चाहिए जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है बढ़ सके, और फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, रिहायशी स्कीम्स है, उसको बढ़ाया जा सके ताकि आम आवाम पे जो है वो इसका बोझ ना पड़े। बट इन्फ्लेशन चूंकि अब बढ़ती जा रही है, आई थिंक हाई बेस इफेक्ट जो था वो खत्म हुआ, और आई थिंक अब इस वक्त लो बेस इफेक्ट पे जा रही है। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले वक्तों में ये 7-8% तक जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका प्राइमरी रीजन जिस तरह से मैंने बताया कि फ्लड लॉसेस हुए हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, और जाहिर है फिर इसके बाद रेंटल जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ जो है वो इनिशियली गिरी थी, अब दोबारा से बढ़ना शुरू हुई हैं, तो हमें ये चीजें नजर आ रही हैं कि जो ऑयल प्राइसेस का भी जो हमने देखा था, और फिर पावर सेक्टर के अंदर स्पेशली जो सर्कुलर डेट को लेके हमें गवर्नमेंट के पास जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, उसमें पावर प्राइसेस कम नहीं हो सकती हैं, उन लोगों के लिए भी नहीं हो सकती जिनको फ्लड लॉसेस का सामना करना पड़ा था। तो आई थिंक हम एक काफी चैलेंजिंग टाइम के अंदर है, जहां पर हमारे हिस्टोरिकली हमारे इन्फ्लेशन लेवल जो है, जो कि 38% पे चले गए थे, उसको हम 2% पे ले आए, और 0% पे ले आए, लेकिन अब इवेंचुअली जो है वो इन्फ्लेशन जो 0% पे चली गई थी, अब वो 6.2% लास्ट इंडिकेट हुई है। तो आई थिंक इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर हमें नजर आना चाहिए कि वहां पर कुछ इकदाम हो, जहां पर लो कॉस्ट हाउसिंग और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इनिशियली जिसका यूज हुआ था, आई थिंक उसका अगर उसका अच्छा यूजेज हो जाए तो फिर कॉमन जो मैन है उसको किसी तरीके से सपोर्ट मिल सकेगा। घर की स्कीम ये बिल्कुल जरूरी है, और घरों की कीमतें भी उससे मुताबिकत रखती हैं ना, कौन कितनी सख्त, जिसकी जितनी कमाई वो उसके मुताबिक लोन लेता है तो घर नहीं मिलता, ये बड़े प्रॉब्लम है। मिर्जा साहब, ये जो महंगाई क्यों देख रहे हैं हम 6.24% पे पहुंच गई है, शरह 5-5.5% 4 माह में बढ़ गई, क्या एक बार ठीक होती है फिर चीज मुश्किल हो जाती है? तो दस्तर से बाहर होती जा रही है आम आदमी के। और ये किरायों को लेकर जो घरों के किराए, क्या इस पे सोचा कभी किसी ने कोई कानून साजी हो? जी, लेकिन दो चीजें हैं। एक तो जो किराए का इश्यूज है, लोगों के अपने मकानात इसलिए नहीं है कि हाउस फाइनेंसिंग जो पूरे दुनिया में होती है, बहुत ताज्जुब होता है अगर कोई आदमी ये कहे कि पूरे कैश पे मैं खरीदने जा रहा हूं। हर जो वो प्रॉपर्टी जो होती है वो बैंक से फाइनेंस होती है। हमारे मुल्क में अभी तक कोई ऐसा मरबूत इंतजाम नहीं है कि मैं अपने हिस्से का थोड़ा पे करके बैलेंस बैंक से फाइनेंसिंग ले लूं और मैं अपने मकान में शिफ्ट हूं, और जो किराए पे मैं देता हूं वो बैंक की किस्त की शक्ल में दे के एक दिन में मालिक बन जाऊं इस प्रॉपर्टी का। ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कैश पे पूरे मकाना, फ्लैट, अपार्टमेंट पूरा पेमेंट दें और फिर चाबी लें। तो ये एक बड़ा गलत ऑब्सोलीट सिस्टम है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो हम इस चीज पे अभी तक महंगाई की जो है एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट ने हमें मार दिया है। अब मैंने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की थी जिसमें शुगर के स्कैम को मैंने प्रोप किया था और ये साबित किया था तमाम स्टेक होल्डर को बुला के कि मैनिपुलेशन हुआ इस प्राइसेस में और पहले एक्सपोर्ट कर दी गई ये कह के स्टॉक ज्यादा है, फिर शॉर्टेज बतला के इंपोर्ट की गई, ड्यूटियां माफ कराई गई और उसके बावजूद जो प्राइस उन्होंने बताई थी 165 रुपए फी किलो की वो नहीं मिल सकी, 200 पे आ गए हैं और मजीद ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें कार्टलाइजेशन होती है। मैंने कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा फाइन क्यों नहीं करते, और अब हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनके मिलों ने इसमें लीडिंग रोल प्ले करा है और इंशाल्लाह सामने लाएंगे। पर ये वो सब चीजें जिनसे महंगाई बढ़ रही है और खाने पीने के अजनास और ये शुगर और ये वो चीजें हैं जो ट्रिगर कर रही हैं आपकी फूड बास्केट को। लेकिन आप
पिछले 2 सालों में प्रोडक्शन 13 मिलियन बेल से गिर के 5 मिलियन बेल हो गई है, आधी से भी कम। अब आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, अब वो महंगा भी पड़ रहा है, इन्वेंट्री भी रखनी पड़ रही है, डॉलर भी आपके खर्च हो रहे हैं। 1 मिलियन बेल तकरीबन $1 बिलियन पे खर्चा हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो कंसर्न है और हुकूमत को प्रायोरिटी के ऊपर इसके लिए रिफॉर्म्स करनी होंगी। बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर उस्मान चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि क्या क्या प्रॉब्लम किस किस सेक्टर में है, इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, माइक्रो मैक्रो की पॉलिसी एक साथ मुताबिकत क्यों नहीं रखती है, रोजाना तब्दीली से क्या कुछ हो रहा है, कहाँ प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, कहाँ पर कदगन लगाने की ज़रूरत है, कहाँ पर अपने पुरतायुश लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करने की, गवर्नमेंट अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।